हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। स्वागत है मेरा चैनल पर जो कि है प्लास्टोटेक स्टडीज़। पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों आज का टॉपिक है शॉर्ट नोट्स ऑन सम प्रोसेसिंग टेक्निक पार्ट 1। वैसे तो प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स है, लेकिन जो मेन है उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी नॉलेज देने जा रहा हूँ, जो प्रोसेस हम लोग यूज़ करते हैं एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों पहला प्रोसेस है ब्लो मोल्डिंग। तो आइए देखते हैं। ब्लो मोल्डिंग एन एक्सट्रूडर पेरिजन ट्यूब of heated thermoplastic is positioned between two halves of an open split mold and expanded against the sides of the closed mold by air pressure. The mold is open and the part is ejected. यानी कि ब्लो मोल्डिंग में क्या होता है दोस्तों, एक्सट्रूडर से एक ट्यूबलाइट जो देखे ना आप लोग, ट्यूबलाइट जैसे कि बीच में खोखला रहता है, साइड में ग्लास होता है, वैसे ही साइड में प्लास्टिक, बीच में खोखला होता है। तो वैसा टाइप को पेरिजन बोलते हैं। तो वो पेरिजन निकलता है और वो पेरिजन थर्मोप्लास्टिक मटेरियल से बनाया जाता है। तो वो पेरिजन निकलता है और टू हाफ ऑफ एन ओपन स्प्लिट मोल्ड, यानी कि मोल्ड का दो भाग होता है ना। तो जनरली इंजेक्शन मोल्डिंग में कोर और कैविटी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है दोनों साइड ही कैविटी रहता है, यानी कि फीमेल पार्ट। तो ये जो दो फीमेल स्प्लिट मोल्ड है उसके बीच में पोजीशन लेके ये निकलता है। उसके बाद क्या होता है, मोल्ड जो है क्लोज हो जाता है और एक एयर प्रेशर यानी कि एयर ट्यूब घुसता है ऊपर से और उसको ब्लो करके फुला देता है। और उसके बाद क्या होता है, फूलने के बाद, कूलिंग होने के बाद वो मोल्ड खुल जाता है और पार्ट को काट के फेंक देता है नीचे। तो दोस्तों अगला प्रोसेस है कैलेंडरिंग। डफ कंसिस्टेंट थर्मोप्लास्टिक मास इज फॉर्म्ड इनटू अ शीट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस बाय पासिंग इट थ्रू एंड ओवर अ सीरीज ऑफ हीटेड और कूल्ड रोल्ड कैलेंडरिंग are also utilized to apply plastic converting to the break of other material। तो दोस्तों ये प्रोसेस समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ कि कैसे हम लोग रोटी बनाते हैं। तो रोटी बनाने के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, आटा को लेते हैं, आटा में पानी डालते हैं, फिर उसको गूंथते हैं। तो गूंथने के बाद वो एक डो बन जाता है। वो डो को फिर हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करके फिर बेलन में बेल के पतला कर लेते हैं, यानी कि इसका थिकनेस कमा देते और उसके बाद गैस पर तवा रख के उसमें पका के सेक के खा लेते हैं ना। तो उसी तरह से ये जो डो है जो कि थर्मोप्लास्टिक से बना है, उसको जो है डो बड़ा निप रोल, जो कभी कभी ठंडा भी रहता है और कभी कभी हीटिंग भी दे देते हैं उसमें, ताकि वो अच्छे से मिक्स हो। तो उसके बाद वो दो बड़े निप रोल के अंदर डाल देते और वो निप रोल क्या करता है, उसको प्रेस करके नीचे से निकाल देता है। तो वो उसका क्या होता है, थिकनेस जो है वो कम हो जाता है। तो उसके बाद वो मटेरियल को आगे का निप रोल में जॉइन कर देते हैं और उसी तरह ऐसे जॉइन कर करके लास्ट तक लेके जाते हैं और लास्ट एंडिंग पर एक रॉड पे उसको लपेट देता है। तो वो क्या होता है, वो वाइंड अप होते जाता है। ठीक है, तो एक साइड से दो पतला होते वो वाइंड अप लास्ट तक वाइंड अप होके पैकिंग हो जाता है। तो वो यही प्रोसेस है। तो दोस्तों अगला प्रोसेस है कास्टिंग का। तो कास्टिंग यानी कि लिक्विड प्लास्टिक which is generally thermoset except of acrylic is poured into a mold without pressure, cured and taken from the mold. Cast thermoplastic films are produced by building up the material against a highly polished supporting surface। तो दोस्तों ये प्रोसेस जो है कास्टिंग का, इसमें कोई मशीन का यूज़ नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ मोल्ड का यूज़ होता है, जो कि फीमेल पार्ट का मोल्ड लेते हैं कैविटी। तो इसमें क्या करते हैं, थर्मोसेट मटेरियल, ठीक है, और एक्राइलिक मटेरियल यूज़ नहीं करते इसमें। तो
थर्मोसेट मटेरियल को गरम करके ये जो मोल्ड है उसको पहले क्लैम्प कर लिया जाता है, उसके बाद क्लैम्प करके ये जो मटेरियल है उसको ऊपर से डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद और कोई तरह का प्रेशर नहीं देते इसमें, ठीक है, विदाउट प्रेशर, और उसको ठंडा होने देते हैं। उसके बाद मोल्ड को खोल के बाहर लेके आते हैं पार्ट को, और ये जो मोल्ड होता है वो हाईली पॉलिश्ड रहता है। तो आइए देखते हैं अगला। तो दोस्तों अगला प्रोसेस है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। रेनफोर्समेंट इज प्लेस्ड इन मोल्ड एंड इज रोटेटेड। रेजिन डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू पाइप impregnates reinforcement through centrifugal action utilized for round objects particularly pipes। यानी कि इसमें भी कास्टिंग के जैसे होता है। मोल्टन मटेरियल को एक बेसिन जैसा बड़ा कंटेनर में रख देते हैं और उसके आगे एक पाइप लगा रहता है। तो ये जो मोल्टन मटेरियल डाले हैं वो पाइप के थ्रू ये मोल्ड के अंदर जाता है, और लास्ट में लगा जो मोटर है वो मोल्ड को पूरा राउंड घुमाता है स्पीड से। तो जब स्पीड से घुमाता है तब अंदर का जो मटेरियल है वो जो मोल्ड का सरफेस है उसमें लग जाता है, और उसके बाद कूलिंग करने के बाद फिर मोल्ड खोल के प्रोडक्ट को बाहर निकाल के लेके आता है। तो जनरली ये प्रोसेस में राउंड ऑब्जेक्ट जैसे कि पाइप्स को बनाया जाता है। तो आइए अगले देखते हैं क्या है। तो अगला प्रोसेस है दोस्तों कोटिंग। कोटिंग प्रोसेस मेथड वेरी बोथ thermoplastic and thermoset, widely used in coating of numerous material. Roller coating similar to calendering process. Spread coating employs blade in front of roller to position resin on material. Coating is also applied brushes, spraying and dipping. तो दोस्तों कोटिंग यानी कि हम लोग जैसे अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए पेंटिंग करते हैं ना, वैसे ही प्लास्टिक मटेरियल को बचाने के लिए धूल मिट्टी या रश जंग लगने से बचाने के लिए हम लोग कोटिंग करते हैं। कोटिंग यानी कि कलर, एक कलर का परत चढ़ाते हैं। तो ये जो परत चढ़ाते हैं वो बहुत थर्मोप्लास्टिक मटेरियल का भी होता है और थर्मोसेट प्लास्टिक का भी मटेरियल का होता है। तो दोनों ही इसमें यूज़ होता है, ठीक है। तो इसमें बोला गया कि रोलर कोटिंग सिमिलर टू कैलेंडरिंग प्रोसेस, यानी कि जो रोलर प्रोसेस है वो कैलेंडरिंग प्रोसेस के साथ मैच होता है। जो प्रोडक्ट होता है वो निप रोलर जो है उसमें चढ़ा के उसके बाद कोटिंग करते हैं। तो इसीलिए इसमें बोला गया कि कैलेंडरिंग प्रोसेस के साथ सिमिलर है। और जो स्प्रेड कोटिंग प्रोसेस है उसमें क्या करता है, एक ब्लेड, पतला सा एक ब्लेड चढ़ा देता है रोलर के फ्रंट पे, ताकि जो जब वो रोलर घूमे तब वो ब्लेड इक्वली पूरा प्रोडक्ट पर अपना कलर लगा सके। तो जनरली कोटिंग जो है वो इन 3 टेक्निक से भी लगा सकते हैं प्रोडक्ट पर, कि ब्रश से लगा सकते, स्प्रे करके लगा सकते, और पूरा प्रोडक्ट ही डिप करके एक बेसिन पे जो कलर से भरा होता है उस पे डुबा के फिर उठा के वो सुखाने के लिए रख देता है। तो यही था कोटिंग। तो दोस्तों हमारा अगला प्रोसेस है कंप्रेशन मोल्डिंग। थर्मोसेट कंपाउंड usually perform is positioned in a heated mold cavity. The mold is closed and the material flows and fills the mold cavity. Heat completes polymerization and the part is ejected. The process is sometimes used for thermoplastic. तो दोस्तों कंप्रेशन मोल्डिंग में ज़्यादातर हम लोग थर्मोसेट मटेरियल यूज़ करते हैं, ठीक है, और थर्मोप्लास्टिक बहुत कम ही यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो मोल्ड है उसमें हम लोग जो रेजिन है यानी कि पाउडरी फॉर्म में लेते हैं ताकि जल्दी मेल्ट हो सके। तो इसमें मोल्ड में ही हम लोग ये रेजिन डाल देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, हीट करते हैं मोल्ड को, और हीट करने के बाद उस ऊपर से एक प्रेशर डालते हैं, ठीक है। तो वो प्रेशर और हीट मोल्ड पर बनाए रखते हैं
और जब तक प्रोडक्ट अपना शेप नहीं ले लेता है, उसके बाद कूलिंग करने के बाद मोल्ड को खोल के प्रोडक्ट को बाहर निकाल लिया जाता है। तो आगे देखते हैं अगला प्रोसेस। तो हमारा अगला प्रोसेस है दोस्तों एक्सट्रूशन। वाइडली यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ फिल्म्स, शीट्स, ट्यूब्स एंड अदर प्रोफाइल, also used in conjunction with blow molding. Thermoplastic molding compound is fed into a hopper to a screw pump where it is heated to plasticate, then pumped out through the shipping orifice die to desired cross section. यानी कि दोस्तों ये जो एक्सट्रूशन प्रोसेस है ये इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा चलने वाला प्रोसेस में से एक है, जो कि इसको कंटिन्यूअस प्रोडक्शन बोला जाता है, यानी कि कंटिन्यू चलते रहता है। जैसे कि फिल्म्स, शीट, ट्यूब्स और अदर प्रोफाइल्स ये बनाता है। और यही सेम प्रोसेस ब्लो मोल्डिंग में भी यूज़ होता है, इसीलिए एक्सट्रूशन ब्लो मोल्डिंग कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक का जो मटेरियल है वो हॉपर में लोड कर दिया जाता है और हॉपर से स्क्रू में चला जाता है मटेरियल। और स्क्रू में क्या करता है, मटेरियल को जो है, जो वहाँ पे हीटर लगा हुआ आता है, उसको मटेरियल को प्लास्टिसाइज करके, और जो स्क्रू है वो घूमते रहता है कंटिन्यूसली, तो मटेरियल को आगे भेजते रहता है। और आगे जो भी टाइप का ओरिफिस लगा होगा, यानी कि डाई, जैसे कि कभी पाइप का डाई लगता है, कभी प्रोफाइल का डाई लगता है, तो वो डाई जो है चेंज होते रहता है। तो वो जो भी टाइप का डाई लगाना चाहता है वो टाइप का डाई लगा के उसके बाद एक्सट्रूडेट करते जाता है, और वो गर्म मटेरियल जो है वो निकल के डायरेक्ट पानी में चला जाता है ताकि वो ठंडा हो सके। तो इससे ठंडा होने के बाद जो पाइप है या प्रोफाइल, उसको जितना लॉन्ग चाहिए वो लोग मेजरमेंट करके काट के सेपरेट कर देते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रोसेस है फिलामेंट वाइंडिंग। एक्सीलेंट स्ट्रेंथ टू वेट कंटिन्यूअस reinforced filament, usually glass, in the form of roving and saturated with resin and machined wood onto mandrel having shape of desired finished part। तो दोस्तों इस प्रोसेस में क्या होता है, आपको नाम से ही पता चल गया होगा, फिलामेंट वाइंडिंग मतलब फिलामेंट को वाइंड अप कर करके एक प्रोडक्ट बनाते। बेसिकली इस प्रोडक्ट्स में गैस वगैरह रखा जाता है। तो आइए देखते हैं ये कैसा काम करता है। तो पहले जो है प्लास्टिक फाइबर मटेरियल को थ्रेड टाइप में कन्वर्ट करके एक रोविंग मशीन में डाल दिया जाता है। फिर वो रोविंग मशीन से निकाल के एक कोम डिवाइस में, जो कि बहुत सारा सेक्शन होता है वो कोम डिवाइस में, तो अलग अलग सेक्शन में अलग अलग रोविंग का थ्रेड डाल दिया जाता है। तो वहाँ से क्या होता है, कोम से निकालने वाला थ्रेड एक रेजिन बाथ में सेटिंग कर दिया जाता है। जो रेजिन बाथ में पहले से हम लोगों का मटेरियल का कोटिंग कलर रेडी रहता है। फिर वहाँ से वो थ्रेड को निकाल के एक निप रोल डिवाइस में, जहाँ पर थ्रेड को एक समान थिकनेस मिलता है, वहाँ पे डाल दिया जाता है। फिर वहाँ से थ्रेड को निकाल के एक पे आउट आई डिवाइस में डाल दिया जाता है, जहाँ पर थोड़ा सा थ्रेड कूलिंग होता है। वहाँ से फिर जो रोटेटिंग मैंड्रेल है, जो कि सिलिंड्रिकल शेप में रहता है, वहाँ पे लपेट देता है। तो दोस्तों इसी के साथ मेरा पार्ट 1 वीडियो ख़त्म होता है। पार्ट 2 वीडियो के लिए बने रहिएगा चैनल पर। और दोस्तों ये सब जो टेक्निक्स बता रहा हूँ, ये सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूँ आप लोगों को। ये सब टेक्निक्स ही मैं बाद में आप लोगों को एकदम विस्तार में बताऊंगा, इसके प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशंस वगैरह। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो पार्ट 1 आप लोग ने देख ही लिया है, तो पार्ट 2 देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।